गुड इवनिंग। सो गाइज ये विज़न की 14 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द रिपोर्ट फाइंड्स, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, यस। तो फर्स्ट न्यूज़ है आज की, रिपोर्ट फाइंड्स पॉजिटिव एसोसिएशंस बिटवीन द एंटी माइक्रोबियल यूज़ इन एनिमल्स एंड एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस इन ह्यूमंस। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अंडर एनवायरनमेंट स्पेशली अंडर द हेल्थ उसके अंडर कवर होगी अंडर GS3। तो एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस आपको समझ में आता होगा। लाइक अगर सपोज करो आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए या कोई वायरल डिजीज़ हो जाए तो आप क्या लेते हो, उसके लिए एंटीबायोटिक लेते हो या एंटीवायरल लेते हो, एंटी फंगल लेते हो। तो कभी कभी क्या होता है वो भी आपके ऊपर काम नहीं करती है। मतलब कि जो एंटी वायरल हैं या फिर जो भी एंटी माइक्रोबियल जो स्पेशली आपको इसलिए दी जा रही है आपकी वो पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने में, तो वो रेजिस्ट करने लगती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसमें माना जा रहा है कि हम एनिमल्स को जो हम एंटी माइक्रोबियल यूज़ करते हैं एनिमल्स की फीड में, तो उन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ये इस न्यूज़ में है। फाइन। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या जो पैरासाइट्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। फाइन। या फिर मेडिसिन आप लेते हो लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फाइन। ये जो रिपोर्ट की गई है वो किसके द्वारा आई है? बाय द यूरोपियन यूनियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स ने भी इन रिपोर्ट को पब्लिश किया है। फाइन। इसके में हमने 6 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स को एनालाइज किया है। अब गाइस ये जो 6 एंटीबायोटिक्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स की जो क्लासेस हैं उनको नाम आप जरा खुद देख लेना। फाइन। पहला है सिफासोफ्रिन्स, फ्लोरोक्विनोल्स, पोलीमाइक्सिन्स, एमिनोपेनिसिलिन्स, मैक्रोलाइड्स एंड टेट्रासाइलिन्स। फाइन। ये एक पार्ट है WHO के अवेयर प्रोग्राम। तो गाइस हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। 2019 की मैंने जब कराई थी PT 365 तब मैंने आपको बताया था अवेयर प्रोग्राम के अंडर क्या होता है। दैट इज़ द असेस वॉच रिजर्व क्लासिफिकेशन। देखो पर्टिकुलर अवेयर प्रोग्राम के अंडर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे आप पैरासीटामोल टाइप है जो आप एकदम से ले लेते हो। फाइन। तो इसके अंदर जो मेडिसिन है उनको क्लासिफिकेशन की गई है कि आप कब हमें कोई पर्टिकुलर मेडिसिन को एसेस कैटेगरी के अंदर डालना है, किसको हमें वॉच कैटेगरी के अंदर डालना है, किसी को हम रिजर्व कैटेगरी के अंदर डालना है। फाइन। ये नहीं कि जब मन करे आप उस मेडिसिन को ले लो। ठीक है, तो ये WHO का अवेयर प्रोग्राम के अंदर ही किया है, ये पार्ट है। इसके अलावा जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो डाटा है, स्पेशली ई कोली बैक्टीरिया या की निमोनिया, एस ओरियस, सी जुनून, इनको इस रिपोर्ट में इंक्लूड किए गए हैं। वाइल जो ई कोली की निमोनिया काफ़ी ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से, मतलब कि बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, जबकि जो एस ओरस और जे जूनियर वो फूड बोर्न बैक्टीरिया। अब गाइस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देख सकते हो कि ई कोली की निमोनिया पहले बात बैक्टीरिया है। फाइन। पूछ सकते हैं कि वायरस है, पैरासाइटिक क्या है, तो यू शुड नो कि बैक्टीरिया। एस ओरस और सी जूनियर क्या है, ये फूड बोर्न बैक्टीरिया। फाइन। अब क्या रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया है कि हम फूड या एनिमल्स फूड्स को हम जो फीड करते हैं उनके खाने में, जो एनिमल्स के खाने में हम जो एंटी माइक्रोबियल का यूज़ करते हो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑफकोर्स आप एनिमल्स का कुछ भी आउटकम है वो आप खा रहे हो, चाहे दूध हो गया, दही हो गया, चिकन विकन जो भी हो गया ये खा रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या ह्यूमंस में ये प्रॉब्लम आ रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या फिर जो हम क्या करते हैं ह्यूमंस के या फिर जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनके खाने में अगर हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमें उनको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, नीड टू प्रमोट प्रूडेंट यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन बोथ ह्यूमंस एंड इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल। फ्रेंड दोनों के खाने में। अब आप देखते हो कहीं ना कहीं हम RO का पानी पीते हैं, आजकल तो सब्जी धोने के लिए भी अलग आ गया, तो इसका भी हमें एक लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, जो हमारी बैक्टीरिया की जो हमारे बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया है ना वो भी बनने बंद हो जाते हैं। फाइन। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए गए टू एड्रेस ऑल दिस थिंग्स, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमारा काम चल रहा है नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेमिनेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके अलावा हम रेड लाइन मीडिया कैंपेन के साथ मेडिसिन को बना रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एनरोलमेंट कराया है WHO के ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम में, दैट इज अ ग्लास प्रोग्राम। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ग्लास प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, फाइन, फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ग्लास की फुल फॉर्म पता होना चाहिए सो दैट आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा FSSAI ने रिलीज़ किया है एंटीबायोटिक रेजिड्यूज लिमिट इन फूड फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन। फाइन। मतलब कि अगर एनिमल के जो एनिमल्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप उनके फीड में कोई खाना ऐसा बना रहे हो तो उसमें आप कितनी लिमिट रख सकते हो एंटी माइक्रोबियल्स की। फाइन। नेक्स्ट है
WHO इशूड न्यू रिकमेंडेशंस ऑन ह्यूमन जीनोम एडिटिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GS3। तो गाइस जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ये अगर देखा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इवन कि आपसे एसए में भी पूछ सकते हैं। फाइन, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ इसमें लिख सकते हो। जीनोम सीक्वेंसिंग को आप अपने एसए राइटिंग में कहीं एक एज अ पार्ट आप इंक्लूड कर सकते हो और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। फाइन, तो खैर अभी हम पढ़ते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है। WHO ने 2 रिपोर्ट्स रिलीज़ करी है। एक तो ह्यूमन जीनोम एडिटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस और दूसरी है ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रिकमेंडेशन। रिपोर्ट ने पहली बार ग्लोबल रिकमेंडेशन दी है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को रिकमेंडेशन दी है कि हमें क्या करना है, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को एस्टेब्लिश करना है एज अ टूल। मतलब कि अगर आप ह्यूमन के जीनोम को एडिट कर रहे हो, हम क्यों एडिट करते हैं, सो दैट हमें रेयर डिजीज़ का पता चले, किस तरह से वायरस रेप्लिकेट हो रहा है या फिर एनी अदर थिंग्स, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम ह्यूमन की जीनोम की एडिटिंग सीख रहे हैं तो हमें उस एडिटिंग को अच्छे वे में यूज़ करना है, सो दैट हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर सके, फॉर हेल्थ वेलफेयर के लिए काम कर सके, जिसमें हमें मेनली फोकस किस पे करना है, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और एथिक। हम ऐसा कोई काम ना करें जो एथिकल ना हो। फाइन, नीड फॉर, क्योंकि आपको पता है कोई भी टेक्नोलॉजी होता है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। फाइन, तो हमें हर चीज़ को एथिकली यूज़ करना है। नीड क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंट क्या है, जैसे आपको देखो कर सबसे इंपॉर्टेंट ये 2019 में पूछा है, CRISPR-Cas9 किया है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ टूल। ठीक है, तो हमें कुछ टूल्स, एक तरह का एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जीनोम एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम को एडिट करते हैं। लेकिन इसकी वजह से कुछ एथिकल इश्यूज उठ के हैं। आई थिंक हमने कल भी कुछ पढ़ा था कि क्या एथिकल इश्यूज़ हैं, जैसे सेफ्टी, हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी कंसेंट के हम उस चीज़ों को पास कर सकते हैं। जीन एडिटेड बेबीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि रेस कर सकते हैं। जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है, दीज आर द मेजर इश्यूज़। फाइन, इसके अलावा ह्यूमन जीनोम एडिटिंग रिकमेंडेशन क्या दी है, सबसे पहले इसमें WHO के द्वारा लीड किया जा रहा है और इसके डायरेक्टर जनरल के द्वारा इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम एडिटिंग की रजिस्ट्रीज हुई हैं। इंश्योर किया है कि जहाँ पे भी काम हो रहे हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स को रिव्यू किया जाएगा और अप्रोप्रिएट जो भी रिसर्च सेंटर उससे अप्रूव किया जाएगा कि वो एथिक्स जो भी काम वहाँ हो रहा है कि वहाँ पे एथिकल हो रहा है नहीं, तो उसकी जो एथिक कमेटी है वो इसको अप्रूव करेगी बिफोर इंक्लूडिंग इन द रजिस्ट्री। फाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम क्या चाहेंगे कि इक्विटेबल असेस मिले टू ह्यूमन जीनोम एडिटिंग इंटरवेंशन, क्योंकि देखो कहीं कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज ताकि सभी इसको इक्वली असेस कर सकें। एथिकल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं एज रिकमेंडेड बाय WHO। फाइन, अब दूसरी रिपोर्ट है, दैट इज़ अ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एडिटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। देखो इसमें सिंपल बात है, आपको समझ में आ रहा है फ्रेमवर्क, तो इसमें हमें एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डेवलप करना है जिसमें हमें ये बताना है कि हम किस तरह से गुड प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं वाइल गवर्निंग। मतलब कि अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन एथिकल तरीके से, एंड अप्लाई देम स्पेसिफिकली टू ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। इसके हमारा यही है कि हमें क्या करना है, जो ओवरसाइट मेजर्स है, जो इन सबको मॉनिटरिंग करेंगे, जो सुपरवाइज करेंगे, उन मेजर्स को स्ट्रेंथन करना है रिगार्डलेस कि कुछ लेवल पे हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, हर एक लेवल पे हमें अपने जो ओवरसाइट मेजर्स हैं या जो मॉनिटरिंग लेवल है उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, इसको हम जीन एडिटिंग भी बोलती हैं। इसमें हम कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम क्या करते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को हम चेंज कर सकते हैं। फाइन, या ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर अल्टर भी कर सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन पर। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, द राइट टू रिपेयर मूवमेंट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट जनरेशन। तो गाइस ई वेस्ट आ गया, तो ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं तो अगर हमको रिपेयर करना है तो ये बात बोला है, अगर ई वेस्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जो इसलिए जनरेट होता है बिकॉज अगर आपका कुछ बेकार होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उसको गेर देते हो, आप उसको सही नहीं कराते हो। तो अगर आप उसको रिपेयर कराओगे तो शायद हम ई वेस्ट जो जनरेट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे इस रिपोर्ट में कहना है। राइट टू रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इट इज़ अ रेफरेंस, एक तरह से गवर्नमेंट का जो लॉ है उसकी नीड है, मतलब कि गवर्नमेंट, बोला गया है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को अपने लॉ में ऐड करना चाहिए और अलाउ करने चाहिए कंज्यूमर्स को कि अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर करा सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, देन आप करवाओ। फाइन, इस मोमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ 1950s पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रेसेस को भी हम
ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये कंसेप्ट जो हम लाए हैं दैट इज़ अ राइट टू रिपेयर मूवमेंट है, ये हमने यूएसए से ओरिजिनेट किया फ्रॉम इट्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। नीड किया अब ऑफकोर्स क्यों है, क्योंकि हमें अपना ई वेस्ट जनरेशन को घटाना है। क्यों घटाना है? सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें लॉन्ग टर्म में बाय रिड्यूसिंग ई वेस्ट। इसके अलावा ई वेस्ट आपको पता ही होगा क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसकी वजह से जो वेस्ट आता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो नेचुरली क्या करते हैं, लीच होते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर मेटल्स इनसाइड व्हेन बरीड। फाइन। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो प्लांट ऑबल्सेंस होते हैं उनके कल्चर को रिड्यूस करना है। मतलब कि जो डिवाइसेस इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं टू लास्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। अभी क्या है, कई लोग क्या सस्ती चीज़ें क्यों खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यार 1 साल ही तो यूज़ करनी है, अपना फेंक देंगे अपना एक, अगर 100 रुपये में कोई 1 साल चल रही चीज़ तो बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह की जो एब्सोल्यूट चीज़ें या जो बेकार चीज़ें वो उनकी प्रोडक्शन कम होगी। फाइन। इसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा प्रेशर क्यों दे रहे हैं, तो उनको हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल रिपेयर शॉप्स हैं उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। कौन? फिर आप रिपेयर की तरफ जाओगे। कंसर्न क्या है? कंसर्न क्या है कि इससे क्या होएगा, जो टेक कंपनीज़ हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओपन अप कर रही हैं, तो वो थर्ड पार्टी जो रिपेयर सर्विसेज हैं उनकी एक्सप्लॉइट हो सकता है। मतलब कि ऑफकोर्स रिपेयर सर्विसेज का काम चलेगा, तो जो टेक्निकल कंपनीज को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लॉइट हो सकता है और डिवाइसेस की सेफ्टी सिक्योरिटी में दिक्कत हो सकती है। फाइन। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा साइबर हैकिंग हो सकती है और प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, आप ठीक कराने बहुत ज़्यादा सोच के आप कराते हो कि कहीं कोई मेरा डाटा ना चोरी कर ले, कुछ ना चोरी कर ले, है ना। इवन कि अगर आप ट्रांसफ़र भी कर ले तो उसके बाद आपको डर रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो सेफ्टी सिक्योरिटी का तो आपके दिमाग में रहता है। इसके अलावा इंडिया ने क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं फॉर ई वेस्ट। आई थिंक आपको देखो हर चीज़ की क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है। सबसे पहले ई वेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम जो डिजिटल इंडिया के अंडर स्टार्ट किया है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ई वेस्ट क्लिनिक जिसके अंदर हमें क्या जो भी वेस्ट का को हमने सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, प्रोसेसिंग करना है, डिस्पोज करना है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स फाउंड इन नियर दिल्ली कुड बी अमंग ओल्डेस्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, आर्ट एंड कल्चर में अंडर GS1। तो गाइस आर्ट एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कुछ केव पेंटिंग्स और माना जा रहा है वो अपर पैलियोलिथिक एज की है, ठीक है। और ये कहाँ से मिली है, अरावली माउंटेन रेंजेस के क्वार्टसाइट रॉक से मिली है और माना जा रहा है ये एक होली ग्रोव मतलब कि जो भगवान के हैं मंगर बनी हरियाणा में वहाँ से मिला है, ठीक है। अरावली वेरी फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। यहाँ पे आपको काफ़ी प्री हिस्टोरिक रिमेन्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। सेंट्रल इंडिया की अनलाइक, एक सेकेंड यार कहाँ चले गए हम, यस वेट, यस अनलाइक सेंट्रल इंडिया एंड अदर प्लेसेस, जो देखो जो सेंट्रल इंडिया में स्पेशली जो प्लेट्यू रीजन है वो बहुत ज़्यादा रिच है रॉक पेंटिंग्स में, लेकिन अभी तक कोई भी रॉक पेंटिंग अरावलीज में मिली नहीं है नो रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन अरावलीज अंटिल नाउ, ठीक है। अभी पहली बार हमें अरावलीज में मिली है पेंटिंग, लेकिन इससे पहले अभी तक हमें कोई भी रॉक पेंटिंग नहीं मिली है। इससे पहले हमें कहीं भी मिली है तो ऐसे आप देखते हो मध्य प्रदेश में मिलती है, सेंट्रल इंडिया में मिलती है। फीचर्स क्या है, मंगर बनी केव पेंटिंग, ठीक है। मंगर बनी केव पेंटिंग इसका नाम है, जो भी नहीं मिली है कहाँ मिली है, अरावली में मिली है और हरियाणा में मिली है। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखो। ये केव पेंटिंग में नियर अबाउट ह्यूमन की फिगर्स की इमेजेस हैं, एनिमल्स की फोलियज और जियोमेट्रिक फिगर्स हैं। ये पेंटिंग्स माना जाता है मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका है वैसे सी हैं कुछ, ठीक है। उसके रिमेन्स हैं कुछ, रिमेन्स हैं मतलब कुछ रिमेन्स हैं जो माना है ओल्डेस्ट केव आर्ट्स माना जाता है। आपको पता है भीमबेटका की केव पेंटिंग को ओल्डेस्ट माना जाता है, ठीक है, जो मेसोलिथिक एज के अराउंड 10,000 साल पुरानी। इन मोस्ट पेंटिंग्स का जो कलर है वो ओकरे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वाइट भी होता है। ओकरे एक अर्थ पिगमेंट होता है जिसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसको टिपिकली क्ले होती है जिसका जो कलर होता है वो लाइट येलो से ब्राउन या फिर रेड तक होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जो मंगर केव 20,000 से 40,000 साल पुरानी है। सिग्निफिकेंस क्या है, आर्कियोलॉजी ने देखा है कि इस पेंटिंग कहीं ना कहीं सोनियन कल्चर का कॉन्टेंट बताता है। तो गाइस कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किस कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोनियन कल्चर। सोनियन एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर था यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक में शिवालिक रीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी लाइन फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो कि आपने सोनियन कल्चर के बारे में कहीं पढ़ा होगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी सेंटर टू अपॉइंट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, 2 डिकेड्स कारगिल रिव्यू कमेटी ने 20 साल पहले रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इंडिया की सिक्योरिटी को क्या करेगा, एनहेंस करेगा और एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी अंडर GS2, ठीक है। अब इसके बारे में क्या, जरा हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जो ये सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होगा ये एक तरह का सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स में इंटरफेस रखेगा, लिंक रखेगा। क्योंकि देखो एक तो सिविलियन मतलब जो भी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
फिर मैरिटाइम जो भी आपका मैरिटाइम करिए, मिलिट्री का मतलब जो आपको अपनी सिक्योरिटी पर्पज से करो, तो इन दोनों के बीच में लिंक अप रहेगा। इसके अलावा ये काम करेगा किसके अंडर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रिंसिपल एडवाइजर होगा टू द गवर्नमेंट ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी डोमेन। तीनों लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैरिटाइम सिक्योरिटी एक जनरल टर्म होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंटरनली या एक्सटर्नली। इसके अलावा जो भी एरियाज होते हैं फ्रॉम विच शिप्स और जो मैरिटाइम ऑपरेशन नीड प्रोटेक्टिंग इंक्लूड, मतलब आप किस किस से मतलब प्रोटेक्ट करो, टेररिज्म से, पायरेसी, रोबरी, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स और पीपल, और इलीगल फिशिंग एंड पोल्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर ये पोस्ट आती है या फिर हम इसको अपॉइंट करते हो, ऑफकोर्स नेवी की, कोस्ट गार्ड या स्टेट मैरिटाइम बोर्ड, इन सब की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है, और आपस में ही काम करेंगे, क्योंकि अभी क्या है तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम अच्छे से नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके अलावा हम मैरिटाइम और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे चाइना के प्लान्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं टाइम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्रिएट करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन, जिसमें हमने सागर को इंक्लूड किया। आई होप आपको सागर पता होगा, दैट इज अ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, डीप ओशन मिशन और सागरमाला प्रोजेक्ट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट फंडिंग इज अ की टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 ICRA स्टडी। तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में आई थी, जिसका एम था कि हमें हर एक बंदे को घर की प्रोवाइड करना है बाय 2022। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका एम था कि हमें क्या करना है, 20 मिलियन हाउस होल्ड्स बनाने हैं अर्बन इंडिया में और 30 मिलियन हाउस होल्ड्स बनाने हैं रूरल इंडिया में। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और अर्बन चल रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर चल रही है। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, अपना एक नया टारगेट सेट किया, जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, 21.4 मिलियन घर बना रहे हैं अंडर रूरल एंड 11.2 मिलियन यूनिट्स बनानी है बाय 2022, ठीक है, मतलब इतनी और बनानी है 2022 तक, ठीक है। 2021 तक अगर हम देखा जाए, सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हाँ, कि हमारा जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, स्केल डाउन हुआ है, तो जिसकी वजह से अभी हमने टारगेट किया है कि 2022 तक हमें रूरल के अंदर 21.4 करनी है और अर्बन के अंदर 11.2 मिलियन करनी है। अप्रैल 2021 तक अगर देखा जाए तो हमारे अभी तक 19.55 मिलियन हाउसेस सेंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 14.16 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं थ्रू रूरल, ठीक है, वाइल अर्बन के अंदर ओनली जो 43% हाउसिंग यूनिट्स हैं वो अभी तक बिल्ड हुई है, ठीक है। तो ये अभी तक का क्या है प्रोग्रेस है इसमें पता है, इसलिए हमने टारगेट्स को थोड़ा रीबिल्ड किया है, क्योंकि कोविड वगैरह का ये सब का है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन के फीचर्स आप देख सकते हो, सबसे पहले कि हमें क्या करना है, ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स देने हैं, वाटर की फैसिलिटी देनी है, किचन की, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट की, वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, ऑफकोर्स क्योंकि वुमेन सेफ नहीं होती, बेटर क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है, सिक्योरिटी ऑफ टेनर देना है, ये नहीं कि आप बस 1 साल के नहीं, कम से कम 5 या 10 साल के लिए दो, हमें वहाँ पे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है ये सब प्रोवाइड करना है। फाइन, अभी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इशू आ रहे हैं, गैप की बहुत फंडिंग है, मतलब कि अभी क्या है, अगले 18 मंथ में नियर अबाउट 1.24 लाख करोड़ रुपये पहुंचना चाहिए और इसकी कमी पड़ रही है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या है, इस स्कीम की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। फाइन, इशू, इसके अलावा और क्या इशूज़ है, लैंड की कमी है, लैंड एक्वायर करने में बहुत टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रोजेक्ट अप्रूव बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, इसके रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट वगैरह या लेबर की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती रही है, और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा पुअर मेंटेन्ड है, फाइन, जिसकी वजह से एक्वायरमेंट, लैंड एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है इंडिया सोवरन रेटिंग। अभी क्या जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अफर्म किया कि इंडिया की सोवरन रेटिंग, देखो आप रेटिंग देख लो इंडिया की कितनी घटिया आई है, BBB नेगेटिव, और इट मेंटेन अ स्टेबल आउटलुक ऑन ग्रेजुअल रिकवरी इन द इकोनॉमी। लेकिन ये बोला कि क्योंकि कोविड की वजह से इकोनॉमी लोगों की गिरी है, लेकिन ये बताया कि हाँ इसकी जो इंडिया की जो इकोनॉमी रिकवरी है वो ग्रेजुअली है, स्लो कर रही है, लेकिन स्टेबल है। अभी क्या है, क्योंकि इंडिया की रेटिंग बहुत बेकार दी है, तो इस पर एक ऑब्लिगेशन हुआ है कि हमें अब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, पैरामीटर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इंडिया की रेटिंग कम होगी तो इंडिया इजीली उधार नहीं ले पाएगा किसी कंट्री से, किसी कंट्री के कहीं भी बैंक से, ठीक है। सोवरेन रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर इंडिया कहीं किसी आउटसाइड द कंट्री कहीं से लोन वगैरह ले रहा है, ठीक है, हाउएवर क्योंकि एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट करने में हम अपनी पीछे हट गए, ठीक है। जो इकोनॉमिक रिकवरी सर्वे आया था 2020-21 का, उसमें ही बोल रहा था कि हाउएवर जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया और चाइना का चार्ज करिए, हाउएवर चार्ज्ड इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विद प्रेजुडिस अगेंस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया एंड चाइना। फाइन,
नेक्स्ट है भीम यूपीआई, दैट इज़ अ भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भूटान पहली कंट्री बनी है जिन्होंने इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है फॉर इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड, दैट इज़ अ क्यूआर कोड। और ये सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर जिनके पास भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस एट अ मर्चेंट लोकेशन। मतलब कि देखो भूटान पहली कंट्री बनी जिसने इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड्स को लिखा है, लेकिन अब जैसे अब आप इंडिया में कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आप क्यूआर कोड लगा होता है, आप स्कैन करते हो, किसी भी मर्चेंट शॉप पे आप दे देते हो। तो उसी तरह सिंगापुर के बाद भूटान दूसरी कंट्री बनी जहाँ पे अब किसी भी दुकान पे वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, भीम यूपीआई इंडिया का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, सेफली इंस्टेंट आपके डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। 2016 में इसको डेवलप किया गया था, ऑपरेट किया जाता है बाय एनपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भीम एप्लीकेशन क्या पावर करती है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, इनटू अ सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसकी कुछ सर्विसेज होती हैं लाइक इंस्टेंट बैंक टू बैंक पे आप पेमेंट कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, पे कर सकते हो, मनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो विया आइदर मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी। आई थिंक ये आपको पता होगा क्योंकि आप ये डेली चीज़ें ऑपरेट करते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। अभी का जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है जो कि 100% सब्सिडी है किसकी, एनटीपीसी की, दैट इज़ द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के साथ, जिसमें हम कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोजन बसेस और कुछ सोलर प्लांट और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट्स सेटअप करेंगे। कहाँ पे, लेह में। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो फ्रॉम ग्रीन, मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज से ही, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस करो, दैट इज़ अ वाटर को स्प्लिट करके, ठीक है, वाटर आपको पता है H2 होता है, तो इसी को वाटर को स्प्लिट करके आप हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसकी वजह से कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं आएंगे। फाइन। तो गाइस हाइड्रोजन भी अलग अलग तरह के होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, पता नहीं आप पढ़ी है हमने, ठीक है। इस तरह जो एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है वो अब सेटअप करेगा इंडिया का पहला सोलर पार्क, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, जो कि 4750 मेगावाट का होगा। नेक्स्ट है जियांट पैंडा। चाइना ने अनाउंस किया कि जो जियांट पैंडा है अब वो एंडेंजर्ड इन वाइल्ड नहीं रहा है, ठीक है। जियांट पैंडा, इसको हम पांडा बियर भी बोलते हैं, ये मेनली सेंट्रल चाइना के माउंटेन्स के बैम्बू फॉरेस्ट में रहता है। अभी वाइल्ड में एंडेंजर्ड इन, आपको पता है ना, एंडेंजर्ड वाइल्ड भी एक वो होता है, स्टेटस होता है। तो अभी 1800 जियांट पैंडास है वर्ल्ड में। 5 साल के बाद जो IUCN है उन्होंने जियांट पैंडा को रिमूव कर दिया अपनी एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में और अब उनको वल्नरेबल में ऐड कर दिया, ठीक है। एलिफेंट डेथ्स बाय द ट्री। अभी का एक रिपोर्ट आई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने बोला है कि 2009 से 2020-21 के बीच में, मतलब नियर बहुत 10-12 साल के बीच में 186 एलिफेंट्स मरे हैं बाय हिटिंग बाय ट्रेन, ठीक है। मेजर्स के लिए कि आपको पता है इतने कॉरिडोर्स बन रहे हैं, परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। वेजिटेशन को क्लियर किया जा रहा है अलोंग द रेलवे ट्रैक, क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक के साइड में ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो उसको अट्रैक्ट होकर वहाँ पे एनिमल आएंगी, एलिफेंट्स आएंगी, तो इसलिए वहाँ को क्लियर किया जा रहा है। फाइन। सिग्नल बोर्ड लिया जा रहा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ अलर्ट कर सकें एलिफेंट्स को। मॉडरेट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जिसमें हम कुछ जहाँ से वो ईजिली अगर एलिफेंट जा भी रहा है तो क्लियरली वो जा सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पहले भी 2.49 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किए थे अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, सो दैट हम एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स। अभी क्या जो साइंटिस्ट हैं ISC बेंगलोर के, उन्होंने डिस्कवर किया है 2 स्पीसीज किसकी, फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स की सुपर फ्लूइड हीलियम में। अब गाइस अब ये क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा इस बात को समझो। देखो फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स, गाइस ये जो न्यूज़ है प्रॉपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाओगे जितना समझ में आएगा उतना समझना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स क्या होते हैं, नैनो साइज की कैविटीज़ होती हैं लिक्विड हीलियम। अब आपको पता है हीलियम की एक नोबल गैस होती है, तो हीलियम देखो एक गैस की फॉर्म में भी होती है, एक लिक्विड की फॉर्म में होती है। जो लिक्विड फॉर्म में जो हीलियम होती है उसमें कुछ बहुत ही नैनो साइज की कुछ कैविटीज़ होती हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन। ये एक तरह का यूज़फुल मॉडल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट को पढ़ सकते हो कि वो उसकी एनर्जी स्टेट क्या है और किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं किसी मटेरियल में, उसको पढ़ सकते हो। इसमें आप ये भी समझ सकते हो किस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी मटेरियल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। फाइन। तो फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स क्या है, सिंपली आपको पता होना चाहिए, एक नैनो साइज के कैविटीज़ होते हैं किसमें, लिक्विड हीलियम में। तो ब्रिलियंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रखें एटलीस्ट। फाइन। नेक्स्ट है कोंगू नाडू। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ऊपर हो गया। इनको कॉमनली यूज नेम है फॉर पार्ट ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु के, ठीक है, पॉइंट। इनका जो नाम है वो कोंगू वेलर गोंडर से बना था। एक OBC कम्युनिटी प्रोमिनेंट है इन द रीजन। फाइन। एंशियंट तमिल ने कुछ लिटरेचर थे जैसे
तमिल की जो बुक्स थी जैसे शिलापतिकरम या संगम एज की जो पोएम थी, उन्होंने कोंगू रीजन को मेंशन किया हुआ है। जो कोंगू का वर्ड है इसका मतलब रेफर्स टू अनडुलेटिंग लैंड, मतलब कि अनडुलेटिंग लैंड जो मतलब कि बिल्कुल बेकार हो चुका है लैंड, जिसको आप किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। 2nd सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में काफ़ी जो कोंगू रीजन का जो पार्ट था उसको जीता गया और उसको गंगा डायनेस्टी के रूल के अंडर लाया गया। और इन्होंने जो कोंगा डोटो मेनली जो फॉलो करते रिलीजन वो है जैनिज्म। फाइन, अब जरा कुछ पर्सनैलिटीज़ की न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। श्रीमंता शंकरदेवा, रिसेंटली के जो असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल हैं उन्होंने क्या किया है, बीफ के सेल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ टेम्पल्स एंड सत्रास फॉर्म बाय द श्रीमंता शंकर, मतलब कि शंकरादेवा ने जो भी टेम्पल्स बना रखे हैं उसके आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में बीफ का सेल नहीं होगा। अब ये श्रीमंता शंकरदेवा कौन थे, ये असम के नगौन डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, ठीक है, और इनको बोरदवा भी बोलते हैं। और एक कब बोलते हैं, सितंबर 1449 में इन्होंने एक न्यू वैष्णव ऑर्डर को फाउंड किया था जिस विद इन हुडिज्म। इन्होंने सत्रिय डांस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हम ये काफ़ी बार पढ़ते हैं, ये जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की। फाउंटेन हेड है अंकिया नाथ का, जो कि एक 1 एक्ट प्ले है। इनके कुछ पोइटिक वर्क भी जैसे कीर्ताना घोषा, हरीश चंद्र की उपखन्या, बलि चलना। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल, रिसेंटली के जो पेंटिंग बनाई थी अमृता शेरगिल के द्वारा उनको बेच दी गई है और वो 2nd मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क मिला है बाय इंडिया। अब हम जरा इन पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हु वाज अमृता शेरगिल, ये बोर्न हुई थी 30 जनवरी 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में, और 1941 में शी डाइड एट एज ऑफ ओनली 28। शी वॉज द मोस्ट फेमस वुमेन आर्टिस्ट और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज नेशनल ट्रेजर विद एन ओनर जिस विच मेक्स इट इलीगल टू टेक हर आर्ट आउट ऑफ द कंट्री। फाइन, मतलब कि आप कंट्री से बाहर इनकी आर्ट नहीं लेके जा सकते क्योंकि इनको ओनर दे रखा है ऑलरेडी नेशनल ट्रेजर। फाइन, हाईवर अभी इसको बेच दिया गया और ये 2nd मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग बनी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।